नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 28 मई 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो भी हम डिस्कस करेंगे। डिस्कशन से पहले एक छोटी सी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, वो ये कि आज थोड़ा टाइम कम है तो हम केवल 3 ही आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि आर्टिकल्स बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं। लगभग सारे के सारे आर्टिकल्स ही इंपॉर्टेंट हैं आइडिया और एडिटोरियल पेज से, बट हम अभी 3 ही आर्टिकल्स डिस्कस कर पाएंगे। बचे हुए 3 संडे को कवर कर लेंगे, या उनमें से जो भी इंपॉर्टेंट लगेगा। और एक जो ये अभी पूरा मुद्दा चल रहा है ना अभी व्हाट्सएप वाला, या ये जो बिग टेक्निकल जाइंट कंपनीज जो है, एक तरफ फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और दूसरी तरफ गवर्नमेंट के बीच में जो खींचतान चल रही है, इससे रिलेटेड एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा मैं आपके लिए, जिसमें हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के बारे में पूरा डिटेल जानेंगे। उसकी क्या अभी तक हिस्ट्री रही हुई है, कितने अमेंडमेंट आ गए, कितने केसेस हो चुके हैं उसको लेकर के, कितनी लिटिगेशंस लग चुकी है, वो सारी डिटेल देखेंगे उसकी। ठीक है, तो ऐसे मैं पूरा हॉलिस्टिकली कवर कर दूंगा। वैसे मैंने साइक्लोन्स से रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी डाल दी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ, आप देख लेना जरूर से। और एक चीज़ और कि आज मैं बाहर जा रहा हूँ, तो ऐसे में आपको जो न्यूज़ वाला वीडियो है वो आपको शाम को मिल पाएगा। ठीक है, इस इनकन्वीनियंसी के लिए मैं सॉरी बोलता हूँ पहले से, बट आपको वीडियो ज़रूर मिलेगा, ये डाउट नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। फर्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, ये एजुकेशन से रिलेटेड है कि सीबीएसई कैसे एग्जाम कंडक्ट करा सकती है। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, ये एफिशिएंसी एंड डिग्निटी से रिलेटेड जानेंगे कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से रिलेटेड हमने 2 आर्टिकल्स डिस्कस कर लिए, पर आज नया है बहुत कुछ, जिसमें हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड क्या नया कर सकते हैं, या फिर अभी जो कमेटी स्टैब्लिश की गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उस कमेटी ने क्या रिकमेंड किया है और क्या उसमें कंसर्न्स है, जानेंगे इस आर्टिकल को। इसके अलावा तीसरा आर्टिकल देखें कि अगर कोविड-19 एक बार चला जाता है तो उसके बाद में हमें क्या करने की ज़रूरत है, हमें लोगों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अच्छा आर्टिकल है, सजेशंस हैं, आंसर राइटिंग में 100% काम आने वाली चीज़ें जानेंगे इस आर्टिकल के थ्रू। तो 3 आर्टिकल से देखते हैं डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल है मेक इट ए लेस टेस्टिंग टाइम। ये आर्टिकल लिखा है अमिता मुल्ला वात्तल के द्वारा, और ये एक प्रिंसिपल है स्प्रिंगडेल्स स्कूल पूसा दिल्ली में है ये। ठीक है, इनके द्वारा ये कहा जाता है कि अभी हमने जो रिस्क है उसको थोड़ा सा इग्नोर करने की शुरुआत कर दी एक तरीके से, बट राइटर यहाँ पे बोलना चाहिए हमें रिस्क को एक बार भापना चाहिए अच्छे से, उसका वे करना चाहिए, और क्लास 12th की जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं उसको उसी के अकॉर्डिंग हमें कंडक्ट करवाने की ज़रूरत है। अगर हम देखें तो वायरस ने कितना ज़्यादा परेशान हमें किया है, तो क्या वाकई में इसकी इंटेंसिटी जो हमने सेकेंड वेव के टाइम पे फील की है, उस इंटेंसिटी को क्या हम इतनी जल्दी भूल जाएंगे? थोड़ा सा भी केसेस में केस लोड जो है वो डिक्लाइन होने लग गया तो हम जल्दबाजी करनी शुरू कर दें? तो यही चीज़ बताई जा रही है कि लगभग 14 लाख ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि वेट करते हैं कि भाई हर साल के एंड में एग्ज़ाम हो जाए और उसके बाद में वो अपने एकेडमिक करियर प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ पाए, जैसे यूनिवर्सिटी में जाए या कोई कोर्स करे, कोई ग्रेजुएशन का कोर्स करे। तो ऐसे में 14 लाख स्टूडेंट्स हैं जो कि वेट कर रहे हैं ऐसे। इनमें से 2 लाख तो वो स्टूडेंट्स हैं जो कि आउट ऑफ इंडिया फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए वेट कर रहे हैं, और वहाँ पर ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं सीबीएसई के द्वारा जो सर्टिफिकेट दिया जाता है ना ईयर एंड, वो ज़रूरत है। अब वो अभी भी अवेलेबल होने के चांसेस है नहीं, और दूसरी तरफ सीबीएसई या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए अपनी तरफ से प्रपोजल दे चुकी है, और स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से रिस्पॉन्स भी आ गए हैं। पर इसमें कुछ पेचीदगियाँ हैं, कुछ उलझी हुई बातें हैं, वो हमें समझने की ज़रूरत है। अगर एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो अब कहीं ना कहीं सारी क्लासेस एक बार रुकी हुई हैं, चाहे स्कूल्स की बात करो चाहे यूनिवर्सिटीज़ की बात करो, और सभी की सभी इस बीमारी के चलते एक रिमोट लर्निंग में कन्वर्ट हो चुकी हैं, जहाँ पर क्लास में फैकल्टी स्टूडेंट्स इंटरेक्ट करते हैं, वहाँ पर रिमोट लर्निंग, केवल ऑनलाइन लर्निंग चल रही है, दूर से देखो। तो एक प्रैक्टिकल जो होता है ना लर्निंग प्रोसेस, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। पॉलिसी मेकर्स ने अपनी तरफ से ये कहा कि कोशिश ऐसे की जाए जिससे कि स्कूल लर्निंग में जो जितने भी हर्डल्स हैं इनको ख़त्म किया जाए, और साथ में ये जो गेटवे एग्ज़ाम है जिसको हम बोल रहे हैं क्लास 12th की एग्ज़ाम, जिसके बाद में वो बच्चे जा करके फिर अपनी आगे की करियर को कंटिन्यू कर सके, चाहे वो स्कूल में 12th की एग्ज़ाम हो या फिर यूनिवर्सिटी में फाइनल एग्ज़ाम हो, तो बोलो उसको आप जल्दी से कंडक्ट करवाने में कहीं ना कहीं हमारे जो स्टैब्लिशमेंट, हमारी जो सरकार है वो लग रही है। पर आप देखो क्या ये सिस्टमेटिकली और ट्रांसपेरेंट मैनर में प्लान हो रही है? ये बहुत बड़ा सवाल है, और इसी चीज़ को कहीं ना कहीं राइटर हाईलाइट करना चाह रही है। देखो, स्टैंडर्डाइजेशन की अगर बात करें तो हमें कहीं ना कहीं विद द टाइम देख रहे हैं, हम भी बहुत बार देख चुके हैं कि कहीं ना कहीं जो एग्ज़ाम में ये असेसमेंट का प्रोसेस है, ये मुश्किलें पैदा करता है बच्चों के लिए कि फाइनल एग्ज़ाम, एक एग्ज़ाम के बेसिस पे आप बच्चों को असेस करते हो कि उसकी क्वालिटी क्या है।
अब आप देखो फिर वो बच्चा क्या करेगा, केवल पढ़ाई करने के टाइम पे केवल और केवल उन सब्जेक्ट्स पे ध्यान देगा, उन टॉपिक्स पे ध्यान देगा जिनमें क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, और एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव उसका नहीं बन पाएगा, और उसका लॉस उसको फिर थ्रू आउट लाइफ देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि एग्जामिनेशन जो है, बोर्ड एग्जाम जो है, उसका स्टैंडर्ड हमें थोड़ा सा और बेटर करने की ज़रूरत है। अभी तो चलो ठीक है कि एकेडमिक प्रोसेस में कहीं ना कहीं ब्रेक लगे हुए हैं, पर क्यों ना इस चैलेंज को ये एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लिया जाए। क्या इस तरीके का मौका हमें फिर से मिलेगा, या ऐसी परिस्थितियां फिर से मिलेगी कि जहां पर हमारा एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल रुका हुआ है, और डिमांड हमें पता है कि क्या डिमांड है, कि हमें कहीं ना कहीं रिवाइज्ड असेसमेंट सिस्टम की तरफ जाना चाहिए, टीचिंग की बेस्ट प्रैक्टिसेस की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है। तो क्यों ना इस मौके को हम कन्वर्ट कर लें। फिर राइटर ये बोल रही हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसमें ये कहा था कि हमें लर्निंग प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत है, लर्निंग आउटकम को ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि केवल मार्क्स के बेसिस पे आप ये देख लो कि स्टूडेंट में कितना नॉलेज है, आपको देखने की ज़रूरत है कि उसके थ्रू आउट ईयर, पूरे साल में उसने कितना काम किया है, उसको चेक करने के लिए हमें काम करने की ज़रूरत है। एक कंटिन्यूअस ट्रैकिंग होनी चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि बच्चा पूरे साल में क्या कर रहा है। साथ में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है वो इंप्लीमेंट होने की शुरुआत होगी 2022 से, तो क्यों ना आप एक साल इसको प्रीपोन्ड कर लो, जल्दी भी तो हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं ना इसको। तो 2022 का क्यों इंतजार करना, जबकि हमें पेंडेमिक ने ऑलरेडी बहुत परेशान किया हुआ है, एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो रहा है इस टाइम पे कि आप असेसमेंट का प्रोसेस भी चेंज करो, लर्निंग आउटकम्स पे ज़्यादा फोकस करो, ना कि मार्क्स पे। तो ऐसे में आप अगर मार्क्स अलोकेट भी करते हो तो केवल एक एग्जाम पे क्यों करते हो, आपके पास में और भी तो पूरे साल की प्रोसेसिंग देख सकते हो। अब उसमें सवाल यहाँ पर यह आ जाता है कि बच्चे जो हैं वो पूरे साल में जो एक्टिविटीज़ करते हैं वहाँ पर उनको मार्क्स देने के लिए उनकी स्कूल लेवल पे ही मार्किंग दी जाएगी, तो उन चीज़ों को भी करेक्ट करने की ज़रूरत है। क्योंकि रिस्क क्या है कि लोकल स्कूल, मान लो कि एक स्टूडेंट है, कोई स्कूल ABC का स्टूडेंट है, तो वो ABC स्कूल वाले उस बच्चे को स्कोर ज़्यादा देंगे जिससे कि उनकी रेपुटेशन बढ़े। हाँ, बच्चे अच्छे रिजल्ट लेकर के आ रहे हैं तो फिर बढ़िया ही देंगे। जैसे कि आपके जो इंटरनल मार्क्स जाते हैं, आपने देखे होंगे खुद ने भी 12th क्लास में इंटरनल मार्क्स जाते हैं, तो वहाँ पर अगर प्राइवेट स्कूल है, देखो गवर्नमेंट स्कूल्स में तो ये कहीं ना कहीं अभी भी असेसमेंट का जो प्रोसीजर है उसमें ये कोशिशें की जाती है कि बच्चे का जो स्टेटस है, उसने जो पूरे एक साल में परफॉर्म किया उसके अकॉर्डिंग उसको मार्क्स दिए जाए। बट प्राइवेट स्कूल्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि 20 में से 20 मार्क्स ही पूरे जाएंगे, चाहे आप कितने अच्छे स्टूडेंट हो, चाहे कितने डफर स्टूडेंट हो, आपने कितना ही बुरा परफॉर्म किया हो। बस वही चीज़ है कि हाँ, हमें तो हमारा रिजल्ट अच्छा रखना है, क्योंकि रिजल्ट अच्छा रखेंगे पेरेंट्स अट्रैक्ट होंगे, और अट्रैक्शन के बाद में फिर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे वो निकाल पाएंगे। तो ये जो मेथड है इसको लेकर के कहीं ना कहीं चिंता बनी रहती है। इसके चलते कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम्स को, जो फाइनल एग्जाम्स होती हैं, उनको इंपॉर्टेंस मिलती है कि इंटरनल असेसमेंट जो होता है स्कूल्स में, वो बोला बहुत ज़्यादा फ्लॉड होता है, बहुत ज़्यादा डिफेक्टिव होता है। तो उसको करेक्ट करने के लिए क्या किया जाए, बोलो बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट कराओ। अब उसका नुकसान क्या हमें उठाना पड़ रहा है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं गिनती के 4-5 सब्जेक्ट्स में कुछ टॉपिक्स जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उन पे फोकस करते हैं, बाकी उनकी कमांड जो है सब्जेक्ट्स की बिल्कुल बिगड़ी रहती है। इवन उनको नॉर्मल लाइफस्टाइल है, ह्यूमन बिहेवियर है, वो भी उनका कहीं ना कहीं डिक्लाइन किया हुआ हमें मिलता है। तो अभी ये जो हमारे पास में स्पेस है ना, इसमें हमें असेसमेंट और लर्निंग आउटकम्स दोनों के लिए स्टैंडर्ड बनाने की ज़रूरत है, चाहे क्लास 10th हो चाहे क्लास 12th हो, हमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। अभी इंटरनेशनली अगर देखें तो इंटरनेशनल बैक्यूलेरिएट और इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये इंटरनेशनल एंटिटीज़ हैं जिन्होंने एग्ज़ाम कैंसिल ही कर दी, फरवरी में ही मना कर दिया था कि बोला हम कोई एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराने वाले हैं, क्योंकि उनको पता था कि ये जो बीमारी है ये कोई ना कोई से देश को परेशान कर रही है, तो ऐसे में बच्चों को एकदम प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आप भी यहाँ पे देख पा रहे हो, सेंस कर पा रहे हो। तो क्यों ना हम हमारे यहाँ पर भी एक असेसमेंट सिस्टम को रॉबस्ट वे में, एक फ्लेक्सिबल वे में रीओरिएंट कर सके, रिक्रिएट कर सके, उसी चीज़ पर यहाँ पे हाईलाइट किया जा रहा है राइटर के द्वारा। देखो बातचीत तो बहुत हो रही है, वेबिनार्स हो रही हैं, कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ऊपर कमेंट भी बहुत सारे आ रहे हैं, पर पॉइंट जो मेन यहाँ पर आता है वो है इम्प्लीमेंटेशन। अगर ये प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं होगी तो क्या हम अचीव कर पाएंगे जो हमारे टारगेट्स हैं। तो देखो टीचिंग लर्निंग का असेसमेंट, टीचिंग और लर्निंग दोनों का असेसमेंट प्रॉपर होना चाहिए। देखो अभी जो परिस्थितियां चल रही हैं ये इमरजेंसी से कम नहीं है, और इस इमरजेंसी में हेल्थ इमरजेंसी के अलावा दूसरी इमरजेंसीज भी कहीं ना कहीं पहले से वेट कर रही है, जिससे कि एजुकेशन सिस्टम की हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं। तो क्यों ना इस टाइम पर हम इन सारी एग्जाम्स को
एक बार कैंसिल तो कर ही दें, और फिर उसके बाद में एक नया मेथड तैयार कर रहे हैं जिससे कि बच्चों के ऊपर जो एक प्रेशर बनता है ना, वो प्रेशर डाउन किया जा सके। उनका जो एक डाइवर्सिफाइड मैनर में जो डेवलपमेंट होना चाहिए स्कूलिंग लेवल पे, उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। साथ में यूनिवर्सिटीज़ ने भी देखो अभी फ्लेक्सिबिलिटी वाली अप्रोच अपना रखी है कि हाँ चलो ठीक है, बच्चे जो हैं वो अभी एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं तो ऐसे में उनका एडमिशन में ज़्यादा परेशानी ना करें। अभी जो प्रेडिकमेंट कंडीशन बनी हुई है, दैट मीन्स ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन जो अभी हम देख रहे हैं, हमें कहीं ना कहीं एक क्लियर अप्रोच लेकर के आने की ज़रूरत है। क्या इससे ज़्यादा बड़ी कोई आकस्मिक परिस्थिति बनेगी जहाँ पर हमें एक इतना क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है, तो क्राइसिस को हम अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम में एकदम कहते हैं ना अपसाइड डाउन वाला चेंज ला सकते हैं। यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पे राइटर के द्वारा बताई जा रही है। तो इसमें राइटर आगे बोल रही है कि हमें वाकई में आगे बढ़ने की ज़रूरत है जिसमें हम एग्ज़ाम बेस्ड सिस्टम में परमानेंट चेंजेस ला सकें। ठीक है, इसके लिए डिफरेंट लेवल्स पे हमें काम करने की ज़रूरत है, टाइमिंग को एडजस्ट करने की ज़रूरत है, और साथ में ये भी देखा जाए कि स्कूल्स में रिसोर्सेज क्या है, टीचर्स की कैपेबिलिटी और कैपेसिटी क्या है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके हमें ये रीओरिएंटेशन पे काम करने की ज़रूरत है। साथ में हमें स्टार्ट करना होगा स्कूल बेस्ड जो असेसमेंट सिस्टम है उसके साथ में। पर इसमें मैंने आपको बता ही दिया कि क्या प्रॉब्लम आती है, कि अभी कहीं ना कहीं सबसे बड़ा इशू ये रहता है कि स्कूल्स में जो है वो कहीं ना कहीं बायसनेस दिखाते हैं अपने रिजल्ट को अच्छा दिखाने के चक्कर में, तो और पास भी करते रहते हैं वो आगे से आगे। तो ऐसे में एक्चुअल में जो रियल असेसमेंट होना चाहिए स्टूडेंट का, वो नहीं हो पाता। रही सही में आज जो क्राइसिस हम देख रहे हैं उसके चलते क्या हम स्कूल बेस्ड असेसमेंट भी प्रॉपर कर पाएंगे, क्योंकि पिछले 1 साल से तो अभी तक कोई एजुकेशनल एक्टिविटीज़ अच्छे से नहीं हो पाई। ग्लोबली अगर देखें तो कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट डेफिसिट देखा जा रहा है स्कूल असेसमेंट सिस्टम पे। ये मैंने आपको बता ही दिया पहले ही, क्योंकि स्कूलिंग के अंदर कहीं ना कहीं बायसनेस देखी जाती है स्कूल के अंदर जो मार्क्स दिए जाते हैं उनमें। तो इंटरनल असेसमेंट को हमें कुछ और रिप्रेजेंटेटिव बनाने की ज़रूरत है जिससे कि स्टूडेंट की एक्चुअल जो स्टेटस है उसका हमें पता पड़ सके। हमें ज़रूरत है कि टीचर्स के इवैल्यूएशन का जो मेथड है, जो लोकल टीचर्स है स्कूल्स के, उनके इवैल्यूएशन का मेथड है, उसकी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज़ की जा सके। और ये जो डिजिटल डिवाइड जिसका सामना अभी बहुत सारे गरीब बच्चे कर रहे हैं, गांव के बच्चे कर रहे हैं, उसको हमें करेक्ट करने की ज़रूरत है। तो इसी के बाद में फिर एक प्रॉपर असेसमेंट स्टूडेंट्स का हो पाएगा। और पेंडेमिक के टाइम पे ये एक हमें छूट ऑफर भी की गई है कि क्यों ना आप एक नया एडजस्टमेंट क्रिएट कर सको। फिर आगे राइटर बोल रही हैं कि सीबीएसई ने 2 सजेशन दिए थे एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, जिसमें एक तो ये था कि 19 सब्जेक्ट पिक कर लिए जाए 12th क्लास के लिए, और फिर उनके हिसाब उनमें 5-5 सब्जेक्ट सब इलेक्ट करते हैं, मतलब ऑप्ट करते हैं, जिसके अंदर 3 तो होते हैं ऑप्शनल और 2 होती है जो कंपल्सरी लैंग्वेजेज है समथिंग, वो एक फिजिकल एजुकेशन वो सारा एडिशनल होता है वो है ही। तो ऐसे में 5 सब्जेक्ट में से बोला 4 सब्जेक्ट के तो एग्जाम करा दो और एक को आप इन 4 की परफॉर्मेंस के बेसिस पे मार्क्स दे दो। और दूसरा सीबीएसई ने प्लान दिया था कि आप जो है एग्ज़ाम सभी के कंडक्ट कराओ, पर वो एग्ज़ाम 90 मिनट से ज़्यादा नहीं होंगे, पहली कंडीशन तो ये। और वो जो क्वेश्चंस होंगे वहाँ पर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे, और ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का प्रोसीजर बताया। और इसमें ये जो एग्ज़ाम है सेकंड वाले पोर्शन के अंदर, अच्छा इनमें दोनों में ऑप्शन ये भी दिया था कि जो बोर्ड एग्ज़ाम वाला प्रोसेस है उसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई करके और स्कूल में लोकली एग्ज़ाम करवा दो, दूसरी स्कूल में ले जा करके एग्ज़ाम सेंटर ना दे करके उसी स्कूल में दे दो। तो राइटर यहाँ पे ये बोल रही है, तो क्या ऐसा करने से आप दूसरी स्कूल के सेंटर को क्लोज करके लोकल खुद के स्कूल में ही बच्चों को अगर सेंटर दे दोगे, तो क्या हमारे यहाँ पर वायरस की जो प्रॉब्लम है इसकी, कोरोना वायरस की, ये ख़त्म हो जाएगी क्या माता पिता अपने बच्चों का इंतज़ार नहीं करेंगे गेट के बाहर खड़े होकर के हमारे बच्चे आ जाए फिर उसके बाद में उनको ले जाए? क्या बच्चे अब क्या पैसे वाले बन गए हैं जो खुद के पर्सनल व्हीकल से आएंगे? वो तो अभी भी मेट्रो, बस या फिर कैब लेकर के या फिर अपने किसी दोस्तों के साथ में शेयर करके फिर बाद में पहुँचेंगे। तो अभी भी वो जो परिस्थितियाँ हैं जिनके चलते वायरस का स्प्रेड है वो ख़त्म नहीं होने वाला है। वजह क्योंकि वायरस बहुत ज़्यादा इन्फेक्टियस हो चुका है, म्यूटेशन हो चुका है, मुश्किलें बहुत हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जल्दबाजी ना हो जाए, तो हमें इन चैलेंजेस को भी ध्यान रखना पड़ेगा। आप एक काम कर सकते हो कि हाँ, क्लास में जो ज़्यादा क्राउड है उस क्राउड को शॉर्ट करके अलग अलग रूम्स में डिवाइड करके रख दो, पर वायरस थोड़े ना समझेगा इन चीज़ों को। इन्फेक्शन तो बाहर हो जाएगा, बाहर भी तो बच्चे पेपर तो कंसल्ट करेंगे, उस टाइम पर हो गया इन्फेक्शन तो ये चीज़ बहुत सवाल है। देखो कुछ स्टेट्स ने अपनी तरफ से टीचर्स और स्टूडेंट्स की वैक्सीनेशन की बात की है, जैसे कि महाराष्ट्र और दिल्ली। तो राइटर उन पर भी सवाल उठाती है कि क्या एक इंजेक्शन की शॉट से वो प्रोटेक्ट हो जाएंगे क्या? दूसरा, इसके अलावा अगर बात करें
तो अभी वायरस के केसेस डाउन होने लगे, इसका मतलब आप जल्दबाजी करोगे? नहीं, हमें कम से कम अभी देखें वायरस का ये जो केसेस में डाउन होने की वजह है, इसकी वजह है अलग अलग कर्फ्यू लगाना, लॉकडाउन्स लगाना। और अगर लॉकडाउन के बाद में जस्ट हटते ही हमने स्कूलें खोल दी, उस तरीके की एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर दी, तो परेशानी होगी कि नहीं? देखो होगा क्या, जुलाई से देखो एडमिशन, जुलाई एंड तक रिजल्ट आना चाहिए और साथ में अगस्त शुरुआत में, अगस्त 2021 के लगभग इनके पास में रिजल्ट होना चाहिए बच्चों के पास में, तब जाकर के वो अपनी एकेडमिक एक्टिविटीज़ को आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। पिछले साल भी यही प्रॉब्लम हुई थी कि जो बच्चे बाहर जाकर के पढ़ना चाह रहे थे उन बच्चों के पास में मतलब सर्टिफिकेट ही नहीं था 12th क्लास का। अब वो बाहर जाकर के पढ़ नहीं पा रहे हैं, वहाँ पर अगस्त में एडमिशन बंद हो गए, तो ऐसे में पूरा एकेडमिक ईयर पूरा उनका कोलैप्स हो गया। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये आ जाती है कि अगर आप बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराओगे और वो भी लॉकडाउन के जस्ट बाद में, तो केस बढ़ने के डर हैं। तो क्यों ना आप इंटरनल असेसमेंट का कोई नया मेथड निकालो जिससे कि बच्चे की रियल परफॉर्मेंस आपके सामने आए। इससे क्या होगा, न तो एग्जाम करानी पड़ेगी और प्रीवियस परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप इवेल्युएट भी कर पाओगे, फिर उसके बाद में आप उनको अलाउ कर दो, सर्टिफिकेट इशू कर दो। तो ये चीज़ यहाँ पर राइटर के द्वारा बताई जा रही है। देखो एग्जाम होना या फिर हम देखें कि कोई नए ऑप्शन की तरफ हमें वर्कआउट करने की ज़रूरत है, ये मैंने आपको बताई दिया। और प्रिडिक्टिव स्कोर की बताई दिया, 11th 12th के जो डेटा अवेलेबल है उसके बेसिस पे आप असेस कर सकते हो। इसके अलावा बच्चे का एक यही चीज़ हम कंटिन्यू भी कर सकते हैं जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बोल भी रही है कि 2022 से हम ये चीज़ इंप्लीमेंट करना शुरू कर देंगे, जिसमें लर्निंग आउटकम बेसिस कि बच्चे को आता क्या है, ठीक है, उसकी लर्निंग आउटकम बेसिस पे उसको मार्क्स मिलेंगे। तो क्यों ना आप 2021 से उसको इंप्लीमेंट करनी शुरू कर दो। और बच्चों ने देखो बहुत सारी परेशानियों का सामना किया है पिछले एक साल के अंदर, हमने बहुत तरीके से देखा है, जिसमें एक तो ऑर्फन वाली बात आ गई थी। ये तो खैर 12th क्लास के बच्चों की बात हो रही है फिलहाल, इनकी बात भी करें तो एक डिजिटल डिवाइड का बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था, एक चाइल्ड मैरिज का बहुत हो गया था, चाइल्ड लेबर का बहुत ज़्यादा इशू हो गया था। ये तो चलो ठीक है कि मैम जो है यहाँ पे स्प्रिंगडेल स्कूल के प्रिंसिपल हैं, बट हमें पता है ना रियलिटी की सरकारी स्कूल में बच्चे कौन से तबके के आते हैं, गरीब परिवारों से बच्चे आते हैं, उनकी ज़िंदगी तो वैसे ही बहुत ख़राब हो रखी है। अगर आप रियलिटी ग्राउंड लेवल पे जाकर के अगर हम जानने की कोशिश करें तो देखो अभी बच्चों ने अपने माता पिताओं को बहुत बच्चों ने अपने माता पिता खो दिए हैं, ठीक है। डेटा भी हमने देखा, लगभग 577 ऐसे बच्चे हैं जिनका मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के पास में डेटा अवेलेबल है कि जो ऑर्फन हो गए हैं, जो अनाथ हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं हमें स्टडी मटेरियल पे, ये जो स्टडी का पूरा प्रोसेस है इसको थोड़ा रिवैम्प करने की ज़रूरत है। और साथ में स्टूडेंट्स जो हैं वो अभी देखो फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना भी कर रहे हैं, हमें भी पता है कि लाइवलीहुड अर्न करने के लिए रिसोर्सेज ही नहीं बचे हैं। तो अभी टाइम क्या है कि हमें बच्चों को सांत्वना देने की ज़रूरत है, कैसे भी करके हमें उनके फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की ज़रूरत है। तो एग्ज़ाम कंडक्ट कराना बोला किसी भी तरीके से इतना फेवरेबल कंडीशन नहीं लग रही है, बजाय इसके हमारे पास में ऑलरेडी कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उन पर हम काम कर सकें, नया मेथड हम निकालें। जिसका एक मेथड इन्होंने बताई दिया कि एक तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को प्रीपोन्ड कर दो, जल्दी से इंप्लीमेंट कर दो। एक इवेल्युएशन जो है वो आप कहीं ना कहीं जो ऑलरेडी उनके पास में उनका जो परफॉर्मेंस रहा हुआ है उसके बेसिस पे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है एफिशिएंसी वर्सेस डिग्निटी। आर्टिकल लिखा है निकिता सोनावने और सृजना बेज और अमे बोकिल के द्वारा। ये तीनों के तीनों जो हैं ये एसोसिएटेड है भोपाल बेस्ड क्रिमिनल जस्टिस एंड पुलिस अकाउंटेबिलिटी प्रोजेक्ट के साथ में। मतलब इनको आप क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में आप कह सकते हो स्कॉलर हैं और ये कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स भी अपने आप में। देखो मुद्दा क्या है वो जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी जिसके हेड हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़, उनको टास्क दिया गया था कि क्यों ना हम डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करें जिससे कि जुडिशियल प्रोडक्टिविटी आ सके और एफिशिएंसी हम ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर पाएँ। तो ऐसे आप देखोगे कि जो थर्ड फेज जो था इस पूरी कमेटी में, तो उसमें एक्सपर्ट सब कमेटी जो थी, जिसका मतलब होता क्या है, ये कमेटी तो आ गई DY चंद्रचूड़ जी की, इसके अंडर में और भी सब कमेटीज़ थी, अलग अलग सेक्शन को देख रही थी। तो उन्होंने रेकमेंड किया है मेन कमेटी को, DY चंद्रचूड़ कमेटी को, कि क्यों ना हम जो है मतलब जो ये एक्सपर्ट सब कमेटी है उन्होंने क्या है एक ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट रिलीज़ कर दिया और उसमें ये कहा है कि एक इंटर ऑपरेबल डिजिटल आर्किटेक्चर बनाने की ज़रूरत है। इंटर ऑपरेबल डिजिटल आर्किटेक्चर का मतलब ये हो गया कि जैसे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात करें तो उसमें 3 मेन पिलर्स होते हैं। उन 3 मेन पिलर्स को अगर आप माइन्यूटली देखो, एक तो पुलिस हो जाती है, एक प्रिजन्स हो जाती है, एक प्रोसिक्यूटर एंड कोर्ट्स हो जाते हैं। तो ऐसे में
बोले इन तीनों के बीच में डेटा का एक्सचेंज बहुत फ्लुएंटली हो, इजी हो, डेटा शेयरिंग आसान हो, तो इसके लिए क्यों ना हम एक इंटरऑपरेबल डिजिटल आर्किटेक्चर क्रिएट कर दें। बोले इसमें क्या होगा, डेटा बड़ा आसानी से एक्सचेंज हो पाएगा। उसके लिए ये नहीं होगा कि पुलिस को ये बोला जाएगा कि रिकॉर्ड ला के दो इस मुजरिम के खिलाफ में, इस अक्यूज्ड, इस आरोपी के खिलाफ में। तो वहां पर डेटा की इंटरडिपेंडेंसी आप इंश्योर कर पाओगे। तो ऐसे में आप देखो कि हमारे यहाँ पर इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो कि 2019 में लॉन्च हो गया, वो ऑलरेडी है। तो उसको इस आप देखोगे वो जो है ये इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो कि 2019 में आ गया था, उसको अब यूज कर लिया जाएगा। जो एग्जिस्टिंग हमारा है ना नीड बेस्ड फिजिकल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसमें क्या होता है, जो ऑलरेडी अभी चल रहा है ना हमारा, जिसमें नाम से समझो आप, नीड बेस्ड फिजिकल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब पुलिस जो है रिकॉर्ड तभी ला करके देगी जब कोर्ट उनसे मांगेगा। समझ गए? तो ऐसे में अगर इसको आप रिप्लेस कर दोगे, इस फिजिकल डिमांड वाली इस प्रोसेस को, इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो कि इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल होगा, तो उसमें क्या होगा, कोर्ट को जब भी किसी भी आरोपी से संबंधित कोई डेटा चाहिए होगा तो कोर्ट उसको एक्सेस कर लेगा सीधा। तो एक एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा मुद्दा हम समझ रहे हैं। आप देखोगे कि इससे क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेट कर देगा जो भी डेटा है उसको सेंट्रलाइज डेटा सिस्टम में, जिसको हम बोल सकते हैं क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, ठीक है, CCTNS। साथ में ई प्रिजन्स हो जाएंगी, कहने का मतलब जो जेलें हैं वहां पर भी रिकॉर्ड जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन होना शुरू हो जाएगा। कोर्ट्स में जो प्रोसीडिंग्स हो रही है वो भी इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन होनी शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में एक सीमलेस एक्सचेंज ऑफ लाइव डेटा कि हाँ अभी क्या सुनवाई चल रही है कोर्ट में, तो वो डिटेल जेल वालों के पास में भी अवेलेबल होगी, तो पुलिस के पास में, पुलिस ने किसको अभी लेटेस्ट अभी क्रिमिनल केस में या किसी भी क्राइम के चलते किसी को भी पकड़ा है, तो उसका डेटा जैसे एंटर होगा तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं कोर्ट और प्रिजन के पास पहुंच जाएगी। तो एक सीमलेस एक्सचेंज करने की बात की जा रही है। बट अब आती है बात कि जो क्रिटिक्स हैं उनका कहना है कि सबसे बड़ा मुद्दा तो है प्रिवेसी का, कि एक बंदा जिसने क्राइम नहीं किया, बस उसके ऊपर केवल आरोप लगे हैं और उसका डेटा अगर आपने सेव कर दिया तो उसकी प्राइवेसी वायलेट हुई कि नहीं। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ पर डेटा प्रोटेक्शन लॉ अभी भी नहीं है, हम अभी तक भी केवल बिल के तौर पे ही पड़ा है, वो कब फाइनल होगा देखते हैं डेटा प्रोटेक्शन लॉ के लिए। तो ऐसे में डेटा की ब्रीच होनी भी एक डर रहती है। इसके अलावा आप देखोगे कि डेटा को कहीं ना कहीं सारा इकट्ठा करके आप डाल दोगे होम मिनिस्ट्री की झोली में, तो ऐसे में क्या जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर पाएगी? तो ये तीन सवाल तो देखो क्रिटिक्स उठा रहे हैं। अब चौथा सवाल ये तीनों मिलकर के उठा रहे हैं। चौथा सवाल ये कि आप जो एक तरीके से बायस्ड मैनर में या इलीगल डेटा क्रिएशन का जो प्रोसेस होता है, जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व लोग हैं, सो कॉल्ड क्रिमिनल है कि नहीं वो तो कन्विक्शन के बाद में पता पड़ता है, बट अक्यूज्ड जो हैं जिनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, वो लोग वाकई में क्राइम करते हैं कि नहीं करते, उस चीज में आपको एक बायस देखने को मिलेगा। वो भी कहां पर? पुलिस स्टेशन पे। और डेटा क्रिएट कहां पर होता है? सबसे पहले एंट्री कहां पर होगी डेटा की? वो पुलिस स्टेशन पे। तो बोले ये चीज बहुत बड़ी है कि पुलिस जिस तरीके का आईना है, जिस इमेज को दिखाना चाहेगी वही इमेज देखेगी कोर्ट, और वही इमेज देखेगी कहीं ना कहीं जेल सिस्टम। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि टेक्नोलॉजी को आप इंट्रोड्यूस क्यों करना चाहते हो जी? आप ये बताओ, क्यों CCTNS इंट्रोड्यूस करना चाहते हो? इसके पीछे वजह है कि टेक्नोलॉजी जो है वो कहीं ना कहीं दो चीजें अवेल कराती है। एक तो ऑब्जेक्टिविटी, कि जल्दी से जल्दी जो है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो सके। दूसरा न्यूट्रलिटी, कि डेटा जो है वो एकदम ट्रांसपेरेंट मैनर में अवेलेबल हो। तो क्या वाकई में यहाँ पर जब डेटा एंट्री का स्टैंड ही एक जगह है, पुलिस स्टेशन, तो उसके चलते पुलिस तो ऑलरेडी वैसे ही बायसनेस दिखाती है, एक इलीगल प्रोसेस के तरीके से वो कहीं ना कहीं डेटा क्रिएट करती है। तो जो पुलिस चाहेगी एग्जैक्टली वो का वो काम कहीं ना कहीं वो की वो इमेज दिखाई देगी। तो ये चीज कहीं ना कहीं यहां पर चिंता की बात है। तो चौथा कंसर्न ये हो गया, बायसनेस, इलीगल प्रोसेस ऑफ डेटा क्रिएशन। आप देखो, अब इसके पीछे इनके कि पुलिस बायसनेस क्यों दिखाती है, इसके पीछे ये पूरा एक अच्छे से सिनेरियो क्लियर कर रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं हैबिचुअल ऑफेंडर्स। मतलब जो लोग बिल्कुल अपनी रोजी रोटी के लिए, या फिर आप कह सकते हो कि अपने पेट भरने के लिए क्रिमिनल एक्टिविटीज कंडक्ट करते रहते हैं, उनको हैबिचुअल ऑफेंडर बोला जाता है। ठीक है, तो पुलिस स्टेशंस देखो इंडिया में, थ्रू आउट इंडिया, तो हिस्टोरिकली पुलिस स्टेशंस में एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। उस रजिस्टर को बोला जाता है हैबिचुअल ऑफेंडर्स रजिस्टर। उस रजिस्टर के अंदर ज्यादातर जो लोग
यहाँ पे बोल रहे हैं प्राइमरीली जो लोग हैं जिनकी वहाँ पर एंट्री हुई है वो विमुक्त जनजाति के लोग हैं। अब विमुक्त जनजाति कौन सी थी? वो जनजातियाँ जिनको ब्रिटिश रूल के टाइम पे क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 के अंडर में उनको क्रिमिनल ट्राइब्स ही कंसिडर करनी शुरू कर दी थी। तो ऐसे में ये प्रिजुडाइज हुआ कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर इस कास्ट सिस्टम की बात करें, जिसमें हमने अभी ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ये देखा कि ये हैबिचुअल ऑफेंडर्स कौन है, तो ये कहीं ना कहीं कास्ट सिस्टम या हमारे सोसाइटी में जो डिवीज़न है उसी के चलते कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है। तो हैबिचुअल ऑफेंडर्स की आइडेंटिटी के लिए कास्ट को आपने रिकॉग्नाइज कर लिया। अब कहीं ना कहीं पुलिस क्या करती है, इन कम्युनिटीज़ की ब्रांडिंग कर देती है कि हैबिचुअल ऑफेंडर्स जो हैं वो पर्टिकुलर इस कम्युनिटी के लोग ही आते हैं। तो क्या ये सही तरीका है? इसके अलावा जब एक कम्युनिटी पे आप फोकस करने लग जाते हो तो फिर उनकी मॉनिटरिंग करते हो, सर्विलियंस करते हो, और पुलिस जो है वो इंट्रूसिव हो जाती है, बीच बीच में अड़ंगा लगाने की कोशिशें करती है डेली लाइफ में। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हमें करेक्ट करने की ज़रूरत है। अब जो ब्रिटिशर्स की लेगेसी है वो कोई ख़त्म थोड़े ना हो गई। पोस्ट इंडिपेंडेंस अभी तक भी ये लेगेसी हमारे पुलिस डिपार्टमेंट ने कंटिन्यू कर रखी है। आज भी रिकॉर्ड्स जो हैं वो मेंटेन किए जाते हैं, और बहुत सारे लोग वो हैं जिनकी डिटेलिंग ही नहीं है उनके पास में कि क्यों वो ऐसी एक्टिविटीज़ को अंजाम दे रहे हैं, क्या उनके पीछे वजह है उनकी, क्या उनके पास में लाइवलीहुड की का कोई ऑप्शन है, क्या उनके पास में कोई और अर्निंग सोर्सेज हैं या नहीं। मतलब एक रियल पिक्चर जो होनी चाहिए उसकी बजाय केवल और केवल वही चीज़ कि हाँ हमें तो केवल क्रिमिनल को पकड़ना है। अब क्रिमिनल चाहे कोई भी हो, बस केवल दिखाने के लिए कि हाँ पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। तो कहने का मतलब आप देखते हो ना, फेक एनकाउंटर्स की भी कई बार न्यूज़ आप देखते हो कि क्राइम तो किसी और ने किया है और मरवा दिया किसी और को ही जाता है। ये आप देख सकते हो, इसका केस जॉली LLB 2 है, अक्षय कुमार की मूवी, उसमें एकदम क्लियर आपको समझ में आ जाएगा कि पुलिस जो है अपने फेस को सेव करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ कंडक्ट कर देती है। तो यही चीज़ है। इसके अलावा हैबिचुअल ऑफेंडर्स के नाम पर आप छोटे छोटे बच्चों को जेल में डाल देते हो, जबकि हमारे यहाँ पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट अवेलेबल है, उसके बावजूद भी ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों के खिलाफ देखी जा रही है जो कि बहुत गलत है। अब ये हैबिचुअल ऑफेंडर्स की जो लिस्ट है ये मेंटेन कौन कर रहा है? पुलिस कर रही है। और पुलिस क्या है? प्रिजुडाइज्ड है। पुलिस किस पर डाउट कर रही है? पुलिस की खुद की मनमानी की चलती है, और पुलिस के पास में जो कन्वेंशनल नॉलेज है, परंपरागत जो ज्ञान है, उसके बेसिस पे कहीं ना कहीं कास्ट प्रिजुडाइस यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो अगर हम यहाँ पर एक परमानेंट डिजिटल डेटाबेस बनाने की बात करें तो क्या ये इलीगैलिटी या फिर ये हार्म जो है ये ख़त्म हो पाएगी? इसमें कहीं ना कहीं सवाल उठता है। ऐसे ही हैबिचुअल ऑफेंडर जिनका रजिस्टर की अगर बात करें तो वो कहाँ पर रहता है? अभी तो क्या है, पुलिस स्टेशन में रहने लग जाएगा, फिर वो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर दी जाएगी पुलिस स्टेशन के द्वारा डिस्ट्रिक्ट के साथ में, टाउन के साथ में। अब आप CCTNS इंट्रोड्यूस कर दोगे तो कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी है कि हाँ जो उस डेटा है उसको डिजिटाइज कर दोगे। अब आप एक चीज़ बताओ, जब डेटा आप डाल रहे हो तो उसमें क्या क्या डालने वाले हो? उसमें क्राइम की ट्रेंडिंग क्या है, क्रिमिनल मैपिंग आप देख पाओगे, प्रिडिक्टिव पुलिसिंग कर पाओगे। कहने का मतलब ये है कि जब डिजिटाइजेशन हो जाता है तो उसका एक बेनिफिट ये होगा, यहाँ पर बेनिफिट बता रहे हैं कि डिजिटाइजेशन का बेनिफिट ये होगा कि आपके पास में बहुत कुछ एक्सेसिबल मैनर में बहुत कुछ अवेलेबल होगा, तो आप पता कर पाओगे कि कौन से रीजन में ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं, कौन से क्राइम, किस तरीके की प्रकृति है क्राइम्स की, उन चीज़ों का हमें पता पड़ेगा। साथ में इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल होगी उसको आप एनालाइज अच्छे से कर पाओगे और आपकी जो पुलिसिंग है वो अच्छे से हो पाएगी। पर सवाल यहाँ पर आप राइटर उठाते हैं कि ये सारी चीज़ें तो आप एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी वाइज बता रहे हो, पर हमने जो मध्य प्रदेश बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात देखी जहाँ पर हैबिचुअल ऑफेंडर्स की जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट किया गया, तो उसमें उस मतलब क्राइम क्या कमिट किया उसकी डिटेल डाल दी, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल डाल दी, वो कौन सी सोसाइटी से बिलोंग करता है, या फिर वो कितनी फ्रीक्वेंटली क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करता है। साथ में यहाँ तक इन्फॉर्मेशन डाल रखी है कि उसके फैमिली मेम्बर्स कौन है। अब आप एक चीज़ बताओ, यहाँ पर डेटा ब्रीच हो गया तो फिर कौन जिम्मेदार है उनकी ये सारी इन्फॉर्मेशन चोरी होने का? ये सवाल है यहाँ पर। इसके अलावा क्या एक रिकॉर्ड को आप डिजिटाइज कर दोगे तो इसका मतलब ये हो गया क्या कि कुछ भी मतलब पहले जैसा नहीं रहेगा? तो पॉइंट यहाँ पर यही आता है मेन कि पुलिस का जो पूरा फंक्शन है उसमें हमें करेक्शन की ज़रूरत है। करेक्शन भी इंपॉर्टेंट क्या है
कि जो कास्ट प्रिजुडाइज हमें देखने को मिल रही है उसकी रूट्स को खत्म करनी पड़ेगी। अच्छा, क्या ये चैलेंज खत्म हो जाएगा अगर इस पर्टिकुलर CCTNS को ही अगर इम्यून बना दे हम कास्ट सिस्टम से? जी ऐसा नहीं है, हमें हमारे कास्ट सिस्टम को ही करेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं आप देख सकते हो सोसाइटी में ये चीज़ प्रेवलेंट है। तो एक इंटरऑपरेबल सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं, आप देखो इन्फॉर्मेशन तो आप क्रिएट कर दोगे, डेटा को कलेक्ट कर दोगे, ठीक है, पर वहां पर बात ही आ जाती है कि क्या इसी के बेसिस पे आप किसी इंडिविजुअल को जज कर दोगे क्या कि वो क्रिमिनल है या नहीं? आपको देखने पड़ेंगे एविडेंसेस, और भी तरीके होते हैं, जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है उनके अलग अलग तरीके भी होते हैं, प्रोसिक्यूशन के अलग तरीके होते हैं। तो इसमें केवल एक रिकॉर्ड हो वो तो नहीं चल सकता ना, उसके अलावा और भी मैनर होते हैं। तो पॉइंट यहां पर यही बताया जा रहा है कि हैबिचुअल ऑफेंडर्स के नाम पर आप एक कम्युनिटी को आप आइडेंटिफाई करते हो, फिक्स कर देते हो, और उसी को फिर रिपीटेडली फोकस करके उन्हीं की कहीं ना कहीं एक्टिविटीज़ पर ध्यान देते हो, और जब भी कोई क्राइम कंडक्ट होता है तो सबसे पहले उन्हीं को पकड़ के लेकर के आते हो, चाहे दूसरे किसी और ने क्राइम कंडक्ट कर दिया हो, ठीक है। तो ऐसे में रिस्क है सेंट्रलाइजेशन का, रिस्क है इंटरऑपरेबल और परमानेंट डिजिटल डेटाबेस का, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरफ प्रिवेसी की प्रॉब्लम है, तो दूसरी तरफ डेटा लूज होने की प्रॉब्लम है, तो तीसरी तरफ प्रिजुडाइज जो ऑलरेडी चल रहा है वो प्रॉब्लम है, और चौथा फिर सेंट्रलाइजेशन का प्रॉब्लम है कि सारा डेटा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाके रह जाएगा, और वहां पर फिर स्टेट्स के पास में जो पुलिस की ऑटोनॉमी है वो भी कहीं ना कहीं वीक पड़ जाएगी। ये एक पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एफिशिएंसी और डिजिटाइजेशन, क्या ये किसी इंडिविजुअल के अधिकारों को छीन सकते हैं? क्या किसी की डिग्निटी को आप खत्म कर सकते हो? जी बिल्कुल भी नहीं। आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ विद डिग्निटी दिया हुआ है, आप उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हो, चाहे इमरजेंसी क्यों ना लगी हो। आर्टिकल 20 और 21 तो बिल्कुल बने रहेंगे, ठीक है। तो हमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर करेक्शन करने की जरूरत है। ये मार्जिनलाइज इंडिविजुअल्स हैं, वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, उन पर ध्यान देना पड़ेगा। वल्नरेबल मैं उनको बोल रहा हूं जो मार्जिनलाइज्ड हैं, अभी भी बहुत पीछे हैं वो, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है पोस्ट कोविड पुट पीपल फर्स्ट। आर्टिकल लिखा है अशोक खोसला और अरुण साहनी जी के द्वारा। ये एक थिंक टैंक के अंदर रिप्रेजेंटेटिव है, सस्टेनेबल फ्यूचर्स पॉलिसी थिंक टैंक, ठीक है। तो इन आर्टिकल में सीधी सीधी एक चीज बताई जा रही है, नंबर 1 कि सबसे पहले वार्निंग कब दी गई थी कि आप जो एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हो इस प्लेनेट अर्थ पर उसका क्या अंजाम होगा। वो वार्निंग आई थी 1972 में जब क्लब ऑफ रोम हुआ था, और उसमें क्या बातचीत की गई थी कि अगर आप अपनी नीड्स की बजाय ग्रीड्स को पूरा कर दोगे, वही गांधी जी वाली बात कि अगर आपने अपने लालच को पूरा करना शुरू कर दिया, अपनी खुद की नीड्स की बजाय अगर ग्रीड्स को पूरा करने लग गए, तो ये अर्थ जो है केवल बेयर रॉक रह जाएगी, केवल एक चट्टान रह जाएगी। और वही चीज़ है यहाँ पर राइटर्स के द्वारा कि अगर हमें ह्यूमैनिटी को कंटिन्यू करना है तो क्लब ऑफ रोम ने क्या बोला, लिमिट टू ग्रोथ हमें करना पड़ेगा। लिमिट्स टू ग्रोथ हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। ये दोनों तरीके से हैं। लिमिट्स टू ग्रोथ आपके लिए वार्निंग भी है कि आप कितना ग्रो कर लोगे, आ गया कोरोना पेंडेमिक, कितना ग्रो करोगे, आगे ताउते और ये क्या नाम है इसका यास, या फिर आप अपनी ग्रोथ को लिमिट पहले ही कर लो ना, क्यों आप नेचुरल रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट करते हो। नंबर 1 पॉइंट। दूसरा मुद्दा, जब 2015 में पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट हुआ था, जब हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फाइनलाइज किए थे यूनाइटेड नेशन में, दोनों काम हुए थे 2015 में ही, तो उन पर हम काम अगर करें तो क्या प्रॉब्लम है। और आज यही रियलिटी है। पेंडेमिक तो चलो ठीक है कि आपने वैक्सीन बना लिया, खत्म कर लोगे, अब आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश है क्या हो रही है, इकोनॉमिक रिकवरी प्लान्स की। तो ये एक बैलेंस्ड मैनर में करने की ज़रूरत है। पॉलिटिकल लीडरशिप को इसको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि आज हमने जो हेल्थ क्राइसिस देखा है उसके साथ में जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, तो उसके साथ में हमारे पास में ऑलरेडी बहुत सारे क्राइसिस है, जैसे कि पुअर्टी, मार्जिनलाइजेशन, गरीब गरीब होता चला जा रहा है, पॉल्यूशन, वेस्टेज, कितना ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट का टारगेट लिया था 2021-22 का, कहाँ गया वो, ख़त्म सारा। इसी तरीके से लैंड यूज़, फॉरेस्ट का लगातार कटाई हो रही है, इंडस्ट्री के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंशन हो रहा है, पॉपुलेशन बर्डन, स्पीसीज या फिर हैबिटेट लॉस। हम डेली कुछ ना कुछ न्यूज़ देखते रहते हैं कि ये इस पर्टिकुलर बर्ड की स्पीसी खत्म हो गई, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ये एक्सटिंक्ट है। ये क्या हो रहा है सारा। नेशनल या रीजनल लेवल पे देखो, डिफॉरेस्टेशन लगातार होता चला जा रहा है, डाइवर्सिटी का लॉस है, ओशन पॉल्यूशन देखो, इंटरनेशनल कितनी ही चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं जो कि
पूरे इस सिस्टम को अनसस्टेनेबल मैनर में आगे बढ़ता हुआ इंडिकेट कर रहा है कि हम ज़्यादा लंबा टिकने वाले नहीं हैं अगर इस तरीके से चले तो। और यही चीज़ इंडिकेट की गई थी कि 1.5% अगर हमें टेम्परेचर को राइज होने से रोकना है प्री इंडस्ट्रियल एरा से, तो हमें कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। देखो, पेंडेमिक ने एक चीज़ तो सबको दिखा दी है कि चैलेंज जो है ना अब आने वाले, वो किसी एक देश को नहीं देखना पड़ेगा। अब थ्रू आउट वर्ल्ड कुछ ना कुछ रेपरकशंस होंगे इस अपनी खुद की ग्रीड, अपने लालच को पूरा करने के चक्कर में, जो भी आप देख रहे हो। इसके अलावा दूसरे चैलेंजेस भी हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। और उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हमारी कमी क्या है अभी, कॉन्सिक्वेंस। ये सारे कॉन्सिक्वेंस किस चीज़ के हैं? लोपसाइडेड वैल्यू सिस्टम। मतलब केवल और केवल आप अपने खुद के फायदे की सोचते हो, आपने कभी बैलेंस बनाने की नहीं सोची, और उसके चलते आपको ये रेपरकशंस देखने को मिलते हैं। आज इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात करो या जो भी प्रैक्टिसेस है, क्या है सारी की सारी? केवल और केवल खुद का फायदा। अगर इसी बिजनेस एज यूजुअल पे हम पहुंच गए हैं ना फिर से, तो हमें प्रॉब्लम का सामना फिर से करना पड़ेगा। और अब तो ज़्यादा भारी भरकम बीमारियां या भारी भरकम प्रॉब्लम होने वाली है। तो हमें ज़रूरत क्या है? अचीव हो सोशल जस्टिस, रिसोर्सेज की एफिशिएंसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार आपने माइनिंग करनी शुरू कर दी तो इतनी ज़्यादा माइनिंग कर दी कि पूरी ज़मीन खोखली हो गई। एनवायरमेंटल हेल्थ को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। दैट मीन्स एनवायरमेंट और डेवलपमेंट दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। आप एक तरफ टिल्ट होके नहीं चल सकते हो। तो अभी एक नई ग्लोबल इकोनॉमी बननी चाहिए जो कि इक्विटेबल, सब में समान तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हो, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल हो और सबके फ्यूचर को इंश्योर करने वाली हो। इसके लिए चाहे बड़ा देश हो या छोटा देश हो, कोई देश अपनी आवाज़ उठा पाता है, कोई नहीं उठा पाता। तो हमें इनोवेटिव मैनर में काम करने की ज़रूरत है, सबको साथ लेकर की। ठीक है ना? इसी तरीके से आप देख सकते हो हमें एक इंटरलिंकिंग गोल्स पर काम करने की ज़रूरत है, जिससे कि एक प्रॉपर फ्यूचर ग्लोबल ऑर्डर बन सके, जहां पर कॉन्करेंट एक्शन हो। ऐसा नहीं कि इंडिया तो अपनी तरफ एफर्ट कर रहा है और दूसरी तरफ आप देखो तो चाइना जैसे कंट्रीज पे कोई लगाम नहीं है। वो केवल ये बोल देते हैं कि नेट न्यूट्रल कंट्री हम बन जाएंगे आने वाले टाइम पे। आज हमने देखा कितनी रिपोर्ट्स कि G20 कंट्रीज में इंडिया इकलौता ऐसा कंट्री है जो कि पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट के बेसिस पे अगर देखा जाए तो सबसे बढ़िया अचीव करने वाला, टारगेट्स को अचीव करने वाला कंट्री इकलौता। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं अलर्ट्स हैं। तो अब राइटर कुछ सोल्यूशन दे रहे हैं, वो देखते हैं। सोल्यूशन नंबर 1 है कि सभी तरीके की हमें सबको एक साथ आने की जरूरत है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन होना चाहिए, एक ग्लोबल सॉलिडेरिटी, एक दूसरे का साथ देने की भावना होनी चाहिए। और काम किस चीज के लिए करें कि पीपल और नेचर दोनों के बीच में एक बैलेंस क्रिएट हो, लोगों के और प्रकृति के बीच में एक फ्यूचरिस्टिक रेजिलियंस सिस्टम हमें तैयार करने की जरूरत है। क्योंकि आज क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, कोरोना और पता नहीं कितनी सारी बीमारियां हैं जो कि रियलिटी हैं। तो हमें एक इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क नया तैयार करने की जरूरत है। एग्जिस्टिंग है उसको रिवैम्प करने की जरूरत है, क्योंकि वो अभी सफल नहीं हो पा रहा है। हमें ग्लोबल एंटिटीज जैसे कि WHO, FAO, रेड क्रॉस सोसाइटी या फिर जो रेड क्रिसेंट सोसाइटी जिनको बोला जाता है, या लोकल इंस्टीट्यूशन, इनको इंटीग्रेट करके साथ में करने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि इंटरनेशनली तो आपने अच्छी पॉलिसीज बना दी, बातचीत बहुत अच्छी कर ली, बट रियल में ग्राउंड लेवल पे आपने उन पे कोई काम नहीं किया। तो लोकल इंस्टीट्यूशन का इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ में इंटीग्रेशन होना जरूरी है। दूसरा सजेशन, हमें नेशनल और ग्लोबल कमिटमेंट्स पर काम करने की जरूरत है और जल्दी काम करने की जरूरत है। एलाक्रिटी दिखाने की जरूरत है कि कैसे भी करके नेट जीरो एमिशन की तरफ पहुंचे, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करें, रिसोर्सेज की एफिशिएंसी हो, वेस्टेज कम से कम हो, पोल्यूशन को रोका जाए, सोशल और इकोनॉमिक इक्विटी को इंश्योर किया जाए। और इन गोल्स को अचीव करने के लिए हमें ज़रूरत है सीरियस पॉलिसी और प्रैक्टिस में चेंजेस लेके आने, जैसे कि फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस करो रिन्यूएबल एनर्जी के साथ में जल्दी से जल्दी। सिमिलरली नेचर और जो फॉरेस्ट हैं उनको रिस्टोर करने की ज़रूरत है। रिवर्स को रिजुविनेट होने का मौका देना है, वहाँ पर इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स को हम ना डालें, लैंड्स का डिग्रेडेशन ना हो, नेचर बेस्ड सोल्यूशन होना चाहिए। कभी भी किसी भी प्रॉब्लम का ऐसा ना हो कि आप अपने हिसाब से काम कर रहे हो और केवल लॉपसाइडेडनेस देखने को मिल रही है, केवल आपका लालच। तीसरा सजेशन, सेफ एंड सस्टेनेबल फूड सिस्टम होना चाहिए, जिससे कि रीजनरेटिव एग्रीकल्चर को आप मौका दे सको। मतलब ऑर्गेनिक मैनर में एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को परफॉर्म करो। ऐसा नहीं, इसमें देखो एक चीज़ इन्होंने बताई नहीं, मेरा ये मानना है कि एक तो पॉपुलेशन पे भी कंट्रोलिंग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉपुलेशन पे अगर कंट्रोलिंग हो जाएगी तो उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं हमें लॉन्ग टर्म में
मिलेगा। इसके अलावा हमें मोर इंक्लूसिव होने की ज़रूरत है, ग्रीन और सर्कुलर इकोनॉमी पर काम करने की जरूरत। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब हो गया कि एक प्रोडक्ट आपने यूज़ किया, उस प्रोडक्ट से जो भी आपने यूज़ करने के बाद में जो बच गया ना मटेरियल, उसका किसी और चीज़ में यूज़ हो जाए, और ऐसे करते करते रिसाइकिल, रीयूज, रिफाइन, इनका प्रोसेस करके आप कहीं ना कहीं जो हमने एक बार चीज़ें बना ली उन्हीं का मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज़ हो। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, हम नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉइटेशन नहीं करेंगे, चाहे वो पानी हो, सॉइल हो, कुछ भी हो, हर चीज़ का हमें सर्कुलर इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे बता रहे हैं कि कोविड-19 के बाद में अब कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप एक रिकवरी कम फिस्कल स्टिमुलस स्ट्रेटेजी पे काम करो, जिससे कि लोगों को रोजगार भी मिले, लाइवलीहुड की प्रॉब्लम भी ना हो, और साथ में वो जो आपका फिस्कल स्टिमुलस हो वो सोशली जस्ट होना चाहिए, जिसमें कि कार्बन एमिशन कम से कम हो। इसके अलावा सर्कुलर इकोनॉमी पे ज़्यादा डिपेंडेंसी आए। इसके अलावा जो बेल आउट पॉलिसीज़ हैं वो अनसस्टेनेबल ना हो, पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ को आप थोड़ा सा साइड में करना शुरू करो। हमें रिन्यूएबल्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है। हमें उन इन्वेस्टमेंट्स को अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है जो कि गरीबी को ख़त्म करें और जो कि एक रेजिलियंट इकोसिस्टम में हेल्प करें। ये तो आप भी देख चुके हो कि एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आजकल इन्वेस्टमेंट होने लग गया है, और इसी चीज़ को ध्यान में रखकर आप देखोगे कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज SSE ये अभी सेबी के द्वारा लॉन्च भी करना है या लॉन्च हो चुका है ये। ठीक है, तो इसमें ये देखा जाएगा कि सोसाइटी के लिए आप कितना अच्छा काम कर रहे हो, उसी के बेसिस पे आपको इन्वेस्टमेंट मिलेगा। समझ गए? तो आप देखो यहाँ पर हमें फ्यूचर डिजास्टर को कम करने के लिए ये मिनिमम कंडीशन है, ये तो करनी पड़ेगी। नहीं करेंगे तो बीमारी इससे भी भारी आने के लिए तैयार है, और कहीं ना कहीं हम इसी लाइन पर बढ़ते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। तो ये सजेशंस बहुत इंपॉर्टेंट थे, वो हमने देख लिए। बाकी तो आप देख सकते हो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, इन चैलेंजेस को डील करने के लिए डायरेक्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, मैग्नीट्यूड है वो इस तरीके का होना चाहिए कि जिससे जल्दी से जल्दी इन थ्रेट्स को हम मिटिगेट कर सकें। ऐसा नहीं कि आप ढीले ढीले काम कर रहे हो। देखो, क्लाइमेट अपने आप में, क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा मुद्दा है, तो क्लाइमेट स्टेबलाइजेशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ओशन हेल्थ को प्रिजर्व करना, और डेजर्टिफिकेशन को हमें रिवर्स करना, मतलब एफॉरेस्टेशन या रिफॉरेस्टेशन पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो ऐसे में हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन और एजुकेशन, ये 3 बेसिक चीज़ें होती हैं। देखो, हम रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये 5 एसेंशियल नीड्स की अगर बात करें तो ये फुलफिल करें, और साथ में नेचर को हमें कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो हो सकता है कि हमारी ज़िंदगी इस अर्थ प्लेनेट पर भी मुश्किल हो जाए। तो ये सजेशंस थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे, ध्यान रखना इनका। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बाकी अपडेट आपको मैं दे दूंगा। थैंक यू।